क्यों हम वही पुरानी निशेस पे कंटेंट बनाए जबकि यूट्यूब ने खुद नई निशेस को रिवील कर दिया है। वैसे पुरानी निशेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हाई आरपीएम वाली है तो ये हाई एंगेजमेंट वाली निशेस है, आप चूज कर सकते हो। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होता जा रहा है। नई जनरेशन को कुछ नया चाहिए, कुछ ज्यादा ही नया। 4 साल और 3 महीने की इस YouTube जर्नी में मैंने एक चीज तो सीख ली है, आप चाहे अब कोई भी नीश चुन ले, एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड तक वो आपका साथ देगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें कंपटीशन बढ़ता जाएगा धीरे धीरे वो टाइम भी चला जाएगा। तो आज ना केवल हम YouTube के वो ट्रेंडी नीश जानेंगे जिसपे YouTube कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, और दूसरा उसके अंदर कंटेंट क्या बनाया जाए और इसी नीश पे क्यों ज्यादा रेवेन्यू बनता है, तो वो भी जानेंगे। देखो बाबू, मैं पहले ही तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपको सिर्फ नीश की लिस्ट ही देखनी है और कौन सी नीश में जाना सही रहेगा वही देखना है, तो मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो नीश के ट्रेंड के ऊपर है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा यूट्यूब चाहता क्या है। यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को रखना चाहता है, तो एज एन क्रिएटर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यानी ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है और एल्गोरिथम को समझने का एक सिंपल सा मेथड है। यूट्यूब को चाहिए लोग, आप उन लोगों को लेके आते हो और बदले में यूट्यूब आपको रिवॉर्ड देता है एज एन रेवेन्यू के तौर पे या कुछ फीचर्स देके। इसीलिए YouTube खुद भी कहता है कि हम सिर्फ 3 ही मैट्रिक्स पे फोकस करते हैं, वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन और CTR। और जिसने भी इन 3 मैट्रिक्स को समझ लिया उसने YouTube मास्टर कर लिया भाई। अब इसका इलाज ढूंढने के लिए लोगों ने ऑडियंस टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चालू किया। अब कंपटीशन अपनी चरम सीमा पे है। ये 2010 या 2012 नहीं है कि जहां आपने कुछ भी डाल दिया और लोग उसे वॉच कर ही लेंगे। आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस चुननी पड़ेगी और उसी के बेसिस पे अपने कंटेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल IGL को ले लो, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता है, मतलब करता था, जो नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट से परेशान रहते थे, यानी वर्क लाइफ बैलेंस को तलाशते थे। क्योंकि उन्हें पता है यार मैं दिन का थका हुआ घर पे आ रहा हूँ, मुझे दिमाग लगाने की अब जरूरत ही नहीं है, लेटेंट चालू कर देता हूँ। इन्हें हम कहते हैं नो ब्रेनर कंटेंट्स, जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस मजे की चाहिए। और दूसरे होते हैं जैसे पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज या ये वाली वीडियोस जो आप देख रहे हो, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में काम आ जाए इसलिए आप देखते हो। लेकिन कुछ शातिर दिमागों ने इसको इंफोटेनमेंट नीश में कन्वर्ट करने का सोचा, जहां पर एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है लेकिन साथ में नॉलेज भी मिलती रहे। वैसे इंफोटेनमेंट से याद आया, तुम मानो या ना मानो यूट्यूब पे सिर्फ 3 ही नीशेज हैं जो रूल करते हैं। वो 3 नीशेज हैं एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफोटेनमेंट। अब आप खुद ही इसको टेस्ट कर सकते हो। कोई भी चैनल इस यूट्यूब पे जो भी मौजूद होगा उसे उठाओ, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी में आएगा। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ 3 ही निशेज हैं यूट्यूब के ऊपर, और हम लिस्ट पे लिस्ट बनाते जाते हैं। वो निशेज नहीं होती, वो कंटेंट आइडियाज होते हैं। निशेज सिर्फ 3 ही होती है। तो इन कैटेगरीज से आपको चाहिए क्या? ज्यादा रेवेन्यू, आपकी ऑडियंस लॉयल बने क्योंकि 3 ही मैट्रिक्स पे यूट्यूब काम करता है, और तीसरा आपका एक पर्सनल ब्रांड बन सके आगे के एक्सपेंशन के लिए। तो इन तीनों चीजों के बेसिस पे ये कुछ टॉप ट्रेंडिंग निशेज हैं जो आज लोग बना रहे हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन इन सब निश के बावजूद एक निश ऐसी है जो अब एक नया ट्रेंड बनेगा और आगे जाके एक कल्चर भी बनेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या दूसरा नाम इसका है डिजिटल फ्रेंचाइजी। ये कोई नई नीश नहीं है, ये टेलीविजन पे बहुत सालों से है। बिग बॉस एक IP नीश है जो अलग अलग देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट सेम होता है। ये IP नीश और डिजिटल फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है इस कंटेंट क्रिएशन की एरा में? एक ऐसी सीरीज जहां पर 3 तरीके के कोलैबोरेशंस हो, पब्लिक, एक्सपर्ट और प्लेटफॉर्म। अगर इन तीनों का कोलैबोरेशन बनता है तो वो एक IP नीश मानी जाती है। इसलिए हाल ही के टाइम पे भी आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना होगा कि IP बनाओ। तो IP का मतलब यही होता है एक कंटेंट सीरीज जो कोलैबोरेशन से बनी गई हो, जिसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी हो, जिसको देख के और भी लोग इसी फॉर्मेट को अपनाने लगे और हम अपनी फ्रेंचाइजी उन्हें बेच सके। खैर वो तो बात की बात है। इसका एक और एग्जांपल ठगेश शो को भी आप ले सकते हैं। वो भी एक IP नीश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक और बात, कंफ्यूज मत होना, IP नीश कोई कैटेगरी या कोई नीश है ही नहीं, वो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल डांस एक नीश है, एक कैटेगरी है। भरतनाट्यम और हिप हॉप उसका एक फॉर्म है। तो ये IP नीशेस जो है या डिजिटल फ्रेंचाइजीज जो है, ये फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन है जो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफोटेनमेंट कैटेगरी या नीशेस के अंदर आता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत भी यही रहती है कि इसको आप हर नीश में यूज कर सकते हैं, हर नीश में अपनी IP बना सकते हैं। लेकिन ये IP क्यों बनाना है हमें, इसका फायदा क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि YouTube 3 मैट्रिक पे सबसे ज्यादा फोकस करता है।
अब अगर आप एक सीरीज बनाते हैं जिसका फॉर्मेट तो सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, जैसे बिग बॉस सेम फॉर्मेट है लेकिन कंटेस्टेंट बदल जाते हैं, आपको देखना होता है कि अगला इंसान क्या करेगा और वो एक सीरीज बन जाती है। अब इससे क्या होता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है, और अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है तो वो रिटेंशन ज्यादा लेके चले जाते हैं। दूसरा, वॉच टाइम में भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी एक सीरीज है तो आप एक एपिसोड देखेंगे जिसका दूसरा एपिसोड उसी से जुड़ा होगा, तीसरा एपिसोड, फिर चौथा एपिसोड, पांचवा एपिसोड, तो ये पूरी एक सीरीज बन जाती है और लोग इसे देखने के लिए उतावले होते हैं और वहां पर वॉच टाइम भी बढ़ता है। और मजे की बात पता है आपको क्या, अभी आप जियो हॉटस्टार पे जाएंगे ना, आपको वहां पर आईपी कंटेंट्स की भरमार मिलेगी, भरमार। और आप देखोगे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर या एक ही कंटेंट टाइप के ऊपर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने कोलैब किया हुआ है और अपने ही आईपी निशेस बना रखी है। और ये बात यूट्यूब भी जानता है, उन्होंने अपने ट्रेंड रिपोर्ट में इसको एक हाईलाइटेड ट्रेंड के अंदर डाला था, डिजिटल फ्रेंचाइजी। जैसे पॉडकास्ट का ट्रेंड एक कल्चर बन गया था, वैसे ही अब जो अगला कल्चर होगा वो ये आईपी निशेस का होगा। लेकिन अब इसको किया कैसे जाए, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आईपी निशेस का जो है डिसएडवांटेज भी बहुत है। सबसे पहले आपका एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको कितनी है उस पर डिसाइड होता है कि आपकी आईपी चलेगी भी कि नहीं। अब मैं आपको कुछ आईपी के आइडियाज देता हूं जो आप बना सकते हैं, वो एक कंटेंट फॉर्म भी होंगे और आपके लिए एक नीश का भी काम करेंगे। तो आईपी नीश का ये पहला आइडिया है, शेफ चैलेंज ऑफ द स्ट्रीट्स। आपको पता ही है यार, स्ट्रीट फूड वाले तो आज खेल कर रहे हैं, उनकी रेसिपीज जो हैं वो 7वें आसमान पे है आज। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आईपी नीश तभी बनती है जब आप एक कोलैबोरेट करते हैं लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ या ओटीटीज के साथ। तो जो इस आइडिया की कैटेगरी है वो जनरल पब्लिक है। एक स्ट्रीट फूड शेफ से दूसरे स्ट्रीट फूड का कंपटीशन करवा दो और पब्लिक खुद टेस्ट करके बताएगी कि भाई किसका रेसिपी बेस्ट है। ये एक अच्छी आईपी बन सकती है एंटरटेनमेंट और फूड नीश के अंदर। दूसरा, यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज आईपी नीश का कर रहे हैं रोस्ट बैटल्स, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल नीश भी बन जाती है और इसमें एक्सपीरियंस और आपका कोलैबोरेशन सर्कल या नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, जिसका इस्तेमाल फुकरा इंसान ने भी किया था, द साइकोलॉजिकल गॉन्टलेट, जहां पर आपको जनरल ऑडियंस को जो है वो थोड़ा साइकोलॉजिकली उनसे खेलना पड़ता है। जैसे इनके शो में चैनल वेलकम टू द गेम ऑफ स्टील और स्प्लिट, तो ये एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, अगला इंसान क्या चूज करेगा। और अब तो फुकरा इंसान का जो ये आईपी था जो यूट्यूब से स्टार्ट हुआ, अब वो ओटीटी पे शिफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से आईपीज एक्सपैंड भी करते हैं और इसलिए माना जाता है कि आईपी का जो रेवेन्यू है वो यूट्यूब से तो आपको मिलेगा ही एडसेंस की वजह से, लेकिन मेंबरशिप्स उसका एक और अल्टरनेटिव बन जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई एम इन प्रॉफिट। और आगे जाके अगर आपका ये सक्सेसफुल होता है, ओटीटीज आपके पीछे पड़ जाते हैं। ओटीटी कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे। लेकिन आपको ये जानना है कि आपके खुद की पर्सनैलिटी के लिए कौन सी नीश बेस्ट रहेगी, तो उसके लिए ये वीडियो जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।